हेलो फ्रेंड्स, मैं राजवीर सैनी आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ न्यू क्लास उड़ान में। आपके लिए जो आज टॉपिक लेकर मैं जो आया हूँ मित्रों, वो टॉपिक लेकर आया हूँ आधुनिक राजस्थान हिस्ट्री से रिलेटेड। और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, आधुनिक राजस्थान हिस्ट्री का पहला टॉपिक पढ़ेंगे 1857 की क्रांति कंप्लीट। तो आज जो हमारी बात होने वाली है, आज जो हमारी क्लास चलने वाली है, ये क्लास 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। अब हमें पहले ये सोचना है कि 1857 के अंदर ही ऐसा क्या हुआ कि 1857 की क्रांति हुई। इन बातों को हमें पहले सीखना पड़ेगा, कुछ कारण समझने होंगे। जब कारण हमें समझ में आ जाएंगे तो बाद में अच्छे तरीके से समझने में आसानी हो जाएगी 1857 की क्रांति को समझने में। तो बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास 1857 की क्रांति। तो देखो मित्रों, आज जो 1857 की जो क्रांति हुई, इसके जो प्रमुख कारण हुए वो पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति, देखो मित्रों, 1857 की क्रांति के समय क्या हुआ। हमारे राजस्थान यानी राजपूताना के अंदर देसी रियासतें और देसी रियासतों के अंदर सामंत और राजा, और इन्हीं के साथ अंग्रेज, और अंग्रेजों की एंट्री हुई 1818 अधीनस्थ संधि के बाद। हुआ क्या, राजाओं ने अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधियां की जो 1817 से 1823 तक चली, और इन अधीनस्थ संधियों के माध्यम से राजाओं ने अंग्रेजों को अपनी रियासतों में हस्तक्षेप करने का जो एक अधिकार होता है वो इस संधि के माध्यम से दे दिया, और अंग्रेजों ने इसी संधि के तहत राजाओं के आंतरिक कार्यों में भी हस्तक्षेप किया। अब इससे क्या हुआ, आम जनता भी परेशान हुई, और सन आया तुम्हारे 1857, जिस समय पूरे राजस्थान, पूरे भारत के अंदर एक जो जन समूह विद्रोह हुआ अंग्रेजों के प्रति, वही कहलाया 1857 की क्रांति। तो आज हम 1857 की क्रांति के कुछ कारण लेते हैं, और उन कारणों में देखो महत्वपूर्ण कारण जो थे उनका अध्ययन करते हैं। क्या कारण थे, तो 1857 की क्रांति के जो प्रमुख कारण थे वो लेते हैं। पहला कारण अगर हम ले तो अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई सहायक संधि प्रणाली। वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, कई बार बेसिक सवाल यही से पूछा जाता है कि सहायक संधि प्रणाली का जनक कौन था। कंप्लीट, इस बात को भी अच्छे से ध्यान रखोगे। तो अंग्रेजों द्वारा एक नीति अपनाई गई सहायक संधि प्रणाली। दूसरा कारण लूं तो वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट आपके हो जाएगा अधीनस्थ संधियां। इसके बाद अगर बात करूं मित्रों तो आगे जो आएगा वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट गोद निषेध नीति, ये कारण हो जाएंगे। अब इन कारणों को भी हमें अच्छे से समझना होगा, क्योंकि एग्जामों में कई बार क्या होता है, इनसे बेसिक क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। जैसे मैंने पहला कारण लिखा 1857 की क्रांति का सहायक संधि प्रणाली, तो पहले हमें यही पता होना चाहिए कि ये सहायक संधि प्रणाली जो कंडक्ट की गई, ये जो लागू की गई, कब लागू की गई और किसके द्वारा लागू की गई, प्लस इसके तहत क्या होता था। तो याद रखना, एक अंग्रेज अधिकारी आया जिसका नाम था मित्रों लॉर्ड वेलेजली। अच्छे से देखना कौन आया, लॉर्ड वेलेजली। और इसी लॉर्ड वेलेजली ने आपके
जो नियम लागू किया वो कहलाया सहायक संधि प्रणाली। और इसी संधि प्रणाली के तहत अंग्रेज राजाओं की शर्तों सहित क्या करते थे, सहायता करते थे। कंप्लीट। तो ये चीज हो गई। ये नियम जो लागू किया ये लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया और ये सबसे पहले लागू किया 1798 में। और सहायक संधि प्रणाली करने वाला भारत की अगर बात करें तो वो था हैदराबाद का। हैदराबाद राज्य ने सबसे पहले ये सहायक संधि प्रणाली मतलब सहायक संधि की। और सहायक संधि करने वाला जो नवाब था मित्रों वो था निजाम। अच्छे से ध्यान रखना 1798 के अंदर कंप्लीट। इसके बाद अगर हमारे राजस्थान की बात करें मित्रों तो अंग्रेजों द्वारा राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए जो संधियां की गई वो कहलाई अधीनस्थ संधियां। और ये संधियां तुम्हारे 1817 से 1823 तक चली। कंप्लीट। अब यहीं पर पर्टिकुलरली तुम्हारे एग्जामों में कई बार बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन बेसिक क्वेश्चंस में क्या पूछा जाता है सुनिए अच्छे से। सवाल पूछेगा राजस्थान की कौन सी रियासत ने सर्वप्रथम अधीनस्थ संधि की। तो याद रखना 1817 में करौली के हरबख्शपाल सिंह ने अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधि की। इसके बाद पूछेगा कि सबसे अंत में किसने संधि की। तो 1823 में सिरोही के शिव सिंह ने की। तो अच्छे से ध्यान रखना है ये अधीनस्थ संधियां अधीनस्थ संधियां। और अब जो तीसरा पॉइंट आ रहा है वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट मित्रों एग्जाम की दृष्टि से। तीसरा कारण मैंने लिखा गोद निषेध नीति। ये गोद निषेध नीति जो नियम लागू किया था मित्रों ये लागू किया था आपके गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने। अच्छे से ध्यान रखना लॉर्ड डलहौजी ने ये नियम लागू किया। और इस नियम के तहत क्या होता था इस बात पर हम अध्ययन करते हैं और समझते हैं कि गोद निषेध नीति क्या थी। कंप्लीट। गोद निषेध नीति मित्रों नाम से ही पता चल रहा है कि इस लॉर्ड डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा पर रोक लगाई। और ये रोक भी किस पर लगाई, उन राजाओं पर जिनके स्वयं का पुत्र नहीं था। अब वो किसी और का पुत्र यानी अपने परिवार में से अपने कुल में से किसी और का पुत्र गोद नहीं ले सकता। ये नियम जो कंडक्ट किया था ये लॉर्ड डलहौजी ने कंडक्ट किया और यही नियम जो कहलाया वो गोद निषेध नीति कहलाया। इसी गोद निषेध नीति के दूसरे जो नाम थे मित्रों याद रखना राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति, व्यपगत नीति और इसके अलावा कई बार तुम्हारे एग्जामों में इसका इंग्लिश नाम भी पूछा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस। कंप्लीट। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस नियम। ये तीनों नाम जो है ये गोद निषेध नीति के नाम है और यही गोद निषेध नीति जो लागू की थी ये लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। अब हुआ क्या मित्रों, इसी नीति के तहत राजस्थान की ऐसी रियासतें और उन रियासतों के वो राजा जिसके खुद की संतान नहीं थी और उन राजाओं के मृत्यु के उपरांत बाद में जो वो साम्राज्य होगा, जो वो रियासत होगी, वो किसके अधीन चली जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चली जाएगी। ये नियम कंडक्ट किया था आपके लॉर्ड डलहौजी ने। इस बात को अच्छे से ध्यान रखें। अब जब ये नियम लागू किया मित्रों तो इसके तहत सबसे पहले भारत की जो रियासत थी
जो अंग बनी वो थी 1848 के अंदर सतारा रियासत। कौन सी रियासत? सतारा रियासत जो थी मित्रों, ये अंग बनी, और ये सतारा जो है आपके महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है, जो अंग बनी किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर हम पढ़ रहे राजस्थान के 1857 की क्रांति, और ये जो चीजें आ रही है ये इंडिया से रिलेटेड आ रही है। तो मित्रों एक चीज बता दूं कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का जो उद्भव हुआ उसके पहले हमें कुछ पॉइंट कारण पढ़ने होंगे और थोड़ा बेसिक समझना होगा। अगर बेसिक अच्छे से समझ लिया तो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी राजस्थान के 1857 की क्रांति। तो इस बात का अच्छे से आप ध्यान रखें। तो देखो ये नियम कंडक्ट किया, गोद निषेध नीति नियम किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। और इसी नियम के तहत सर्वप्रथम सतारा रियासत महाराष्ट्र के अंदर है, जो ये अंग बनी किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब देखो अगर पूछ ले राजा कौन था तो याद रखना अप्पा साहब। कौन थे? अप्पा साहब। अब अच्छे से ध्यान रखना, ये अंग बन गई। और अब हुआ क्या मित्रों, अब इसके अलावा जो तत्कालीन कारण बताया गया, एक तुम्हारे कारण पूछेगा और एक तुम्हारे तत्कालीन कारण पूछेगा। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा वही एक ऑब्जेक्टिव टाइप बता देता हूं। आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण क्या था? अच्छे से देखना। तो ये आपके क्वेश्चन से ए ऑप्शंस में बोलेगा सहायक संधि प्रणाली, बी ऑप्शंस में पूछेगा आपके गोद निषेध नीति, गोद निषेध नीति, सी ऑप्शंस में पूछेगा आपके राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण, और डी ऑप्शंस में पूछेगा आपके गाय व सूअर की चर्बी, सूअर की चर्बी से बने कारतूस। अच्छे से देखना, ये तुम्हारे एग्जाम में सवाल पूछेगा। अब कारण तो सभी थे मित्रों, पर एग्जामिनर ने क्या किया, एक शब्द दे दिया तत्कालीन कारण, यानी तुरंत ऐसा कौन सा कारण था जिसके कारण 1857 की क्रांति का विद्रोह भड़का। तो अच्छे से ध्यान रखना, तत्कालीन कारण जो था मित्रों वो था गाय और सूअर की चर्बी से चर्बी का जो प्रयोग किया गया था वो कारण था। ये कारण था आपका तत्कालीन कारण। तो अच्छे से हमें एक एक पॉइंट पढ़ना है। तो 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण जाने तो हेडिंग हो जाएगा तुम्हारा तत्कालीन कारण। और तत्कालीन कारण की अगर बात करें मित्रों तो अच्छे से ध्यान रखना, तत्कालीन कारण जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके नोट लगाकर गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग। अब ये क्या हुआ था ये भी पूरा हम विस्तृत रूप से पढ़ लेते हैं। अच्छे से देखिए, गाय और सूअर, देखो यहाँ पे दो जानवरों के नाम आ रहे हैं, गाय और सूअर। अच्छे से देखना। अब मित्रों 1857 की क्रांति जब हुई थी तो 1857 की क्रांति में जो सैनिक थे वो हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। कंप्लीट, हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे।
तो अब अच्छे से देखना मित्रों, हिंदुओं ने, अच्छे से देखना, हिंदुओं ने 1857 की क्रांति का विरोध क्यों किया और मुसलमानों ने भी 1857 की क्रांति का मतलब विरोध क्यों किया, वो समझते हैं हम। हुआ क्या था, अच्छे से देखना। 1857 की क्रांति के पहले अंग्रेज जिस बंदूक का प्रयोग करते थे उस बंदूक का नाम था ब्राउन बेस बंदूक। कौन सी बंदूक? ब्राउन बेस बंदूक। अच्छे से देखना, ब्राउन बेस बंदूक। अब इस बंदूक में क्या हुआ, कोई तकनीकी इशू आ गया, समस्या आ गई, इस कारण इस बंदूक पर रोक लगा दी गई। और अब 1857 के बाद जो नई बंदूक लाई गई, यानी 1857 की क्रांति में जिस बंदूक का प्रयोग किया गया और जो ब्राउन बेस की जगह लाई गई थी, उस बंदूक का नाम था मित्रों एनफील्ड राइफल्स बंदूक। कौन सी बंदूक? एनफील्ड राइफल्स बंदूक थी, जो तकनीकी समस्याओं से दूर थी, एकदम नई बंदूक थी, नवाचार युक्त बंदूक थी। अब इसमें नवाचार क्या हुआ था, अच्छे से देखना। इस एनफील्ड राइफल्स बंदूक के अंदर जो कारतूस डाला जाता था, वो कारतूस क्या होता था, चर्बी युक्त पदार्थ में पैक होता था। अच्छे से सुनना, एनफील्ड राइफल्स का जो कारतूस था वो कारतूस चर्बी युक्त पदार्थ में पैक था। अब वो चर्बी युक्त पदार्थ जो था, उस पदार्थ से रिलेटेड हमारे हिंदू और मुसलमान सैनिकों के अंदर ये अफवाह फैल गई कि जो ये कारतूस के ऊपर जो चर्बी लगाई गई है, ये जो पैक है एनफील्ड राइफल का कारतूस, ये किससे बना हुआ है? गाय के मांस से, जो चर्बी से जो पैक है, या फिर सूअर से की चर्बी इस पर पैक है। तो अब देखो होता क्या है, हिंदुओं का पवित्र जानवर कौन है? वो है तुम्हारे गाय। तो हिंदू सैनिकों ने ये कहकर बंदूक का प्रयोग करने से मना कर दिया, कारतूसों का प्रयोग करने से भी मना कर दिया कि हम इस बंदूक और इस कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इनके कारतूसों पर जो चर्बी लगाई गई है, ये चर्बी गाय की है और हम हिंदुओं का पवित्र जानवर जो है वो भी गाय है। ये कहकर हिंदू सैनिकों ने इस बंदूक और कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। पीछे बचे कौन? मुसलमान। कौन बचे? मुसलमान। अब मुसलमानों में भी जो मुसलमान सैनिक थे, उनमें भी क्या अफवाह फैली कि इस एनफील्ड राइफल का जो कारतूस है, इस कारतूस पर जो चर्बी लगाई गई है वो किसकी है? सूअर की है। और मुसलमान सैनिकों ने ये कहकर मना किया अंग्रेजों को कि हम इस कारतूस का प्रयोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, एक सच्चा मुसलमान सूअर के मांस या सूअर की चर्बी को कभी भी नहीं छुएगा। अब देखो मित्रों, हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने 1857 की क्रांति के समय गाय और सूअर की चर्बी युक्त जो कारतूस बने हुए थे, उन कारतूसों का प्रयोग करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। यही तत्कालीन कारण बना तुम्हारे 1857 की क्रांति का। तो यह हमारा तत्कालीन कारण हुआ और तत्कालीन कारण में हमने ये पढ़ा कि गाय व सूअर की चर्बी से बने जो कारतूस थे, उन कारतूसों का प्रयोग करने से मना किया हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने। क्यों किया? ये भी मैंने दो कारण बताए कि 1857 की क्रांति से पहले ब्राउन बेस बंदूक का प्रयोग होता था, उसमें तकनीकी समस्या आने के कारण उस पर रोक लगा दी और इसी की जगह एक नवाचार युक्त बंदूक लाई गई जिसका नाम था एनफील्ड राइफल।
और इस एनफील्ड राइफल का जो कारतूस था वो गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूस था, इस कारण सैनिकों ने मना कर दिया। तो हमने ये जाना कि 1857 की क्रांति के जो कारण हुए उन कारणों में हमने लिए थे, देखो अच्छे से। पहला कारण अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई सायक संधि, और सायक संधि के भी जो जनक थे वो लॉर्ड वेलेजली। इसके बाद अधीनस्थ संध्या हुई जिसमें 1817 से 1823 तक चली। गोद निषेध नीति जिसके तहत राज्य हड़प नीति, इसके अलावा व्यापगत नीति और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस मेथड कंडक्ट किया गया, और इसके जो जनक थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। ये पॉइंट हमने पढ़े, ये भी कारण थे। पर मोस्टली जो तुम्हारे एग्जामों में पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा तत्कालीन कारण। जो मैंने तुम्हें बताया था तत्कालीन कारण जो था वो था गाय व सुअर की चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। कंप्लीट। तो ये तो हमने कारण पढ़े, 4 कारण पढ़े, और 4 कारणों में भी जो तत्कालीन कारण पढ़ा वो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। या फिर पूछ ले गोद निषेध नीति के जनक कौन है, तो लॉर्ड डलहौजी, और सायक संधि प्रणाली के जनक कौन है, तो लॉर्ड वेलेजली। इन बातों को अच्छे से ध्यान रखें, ये बेसिक है। अब इनके अलावा 1857 की क्रांति पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक बातों का भी अच्छे से पता होना चाहिए। उन बेसिक बातों को हम देखते हैं कि वो बेसिक बातें कौन सी ले कि जिससे हमें ये पता रहे। तो अच्छे से देखिए, 1857 की क्रांति के समय याद रखना जो सबसे बड़ा पद होता था अंग्रेजों का वो होता था जी। अच्छे से देखना, जी जिसको कहा जाता था गवर्नर जनरल। वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट, बेसिक क्वेश्चंस यहां से भी बन सकता है। और तुम्हें अभी बता दूं मित्रों कि तुम्हारे पिछले ही एग्जाम के अंदर यहीं से बेसिक में से ही क्वेश्चंस पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट। तो अच्छे से ध्यान रखना, ये जो जी था गवर्नर जनरल था, ये भारत स्तर पर था। अभी भारत स्तर की बात चल रही है, अच्छे से देखना। और भारत का 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल था मित्रों, याद रखना वो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट, पहला ही क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ध्यान रखना मित्रों, एक सवाल हमारा क्लियर हुआ। अब ये गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत पर तो अपनी जगह, अपनी निगरानी रख नहीं सकता था। इस कारण इस जी ने हर एक राज्य के अंदर अपने पॉलिटिकल एजेंट बिठा रखे थे। एजीजी यानी खुद के एजेंट बिठा रखे थे, वो कहलाते थे एजीजी। यानी ये जो एजीजी होता था इसकी फुल फॉर्म एजेंट टू गवर्नर जनरल। और ये एजेंट जो बैठता था मित्रों, ये राज्य स्तर पर बैठता था। बिल्कुल शॉर्टली और ट्रिकली बता रहा हूं तुम्हें, अच्छे से देखना। अब पिछले एग्जाम में तुम्हारे क्या पूछा गया? जीजी कौन था? तो अब की बार साहित्य एग्जाम में पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? 1857 की क्रांति के समय वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट जो एजीजी था राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय, वो था मित्रों जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना।
पूरा नाम याद नहीं हो तो पैट्रिक लॉरेंस अच्छे से याद रखना है। तो ये बेसिक चीज हमने पदों से रिलेटेड लिए, और ये जो पद थे ये अंग्रेजों के पद थे। अंग्रेजों के पद में सबसे पहले भारत स्तर पर जो सबसे बड़ा पद था वो था जीजी यानी गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति में जो था वो था मित्रों आपका लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद राज्य स्तर यानी हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जो हमारा एजीजी था वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कंप्लीट। ये बेसिक पढ़ा रहा हूं मैं। अभी मैंने तुम्हें कोई भी रियासतें, कोई भी छावनियां, कुछ भी विद्रोह वगैरह नहीं बताए, क्योंकि हमें अगर हमारा बेसिक क्लियर होगा तो अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा। ये मैंने पदों से रिलेटेड लिया। अब अगले ही बेसिक में मैं बात करूंगा राजस्थान की। अब राजस्थान में आपके सबसे बड़ा हो गया अंग्रेजों का पद कौन सा? एजीजी। और एजीजी हमारे राजस्थान का 1857 की क्रांति के समय जो थे मित्रों वो थे आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कंप्लीट। इस बात को भी अच्छे से ध्यान रखें। अब इस जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने भी जगह जगह राजपुताना यानी राजस्थान के अंदर अपने पॉलिटिकल एजेंट बिठा रखे थे। क्या बिठा रखे थे? पॉलिटिकल एजेंट बिठा रखे थे। तो ये पॉलिटिकल एजेंट एजीजी ने कौन सी रियासतों में बिठाए ये भी हमें अच्छे से याद होना चाहिए। अब मैं पर्टिकुलरली राजस्थान की बात कर रहा हूं। अब एजीजी जगह जगह पर क्या बिठा रहा है? पॉलिटिकल एजेंट। और ये पॉलिटिकल एजेंट कहां कहां बैठे थे वो देखिए अच्छे से। पॉलिटिकल एजेंट तो सबसे पहले बात करें तो एजीजी लॉरेंस ने सबसे पहले पॉलिटिकल बात करें तो जोधपुर में एक बिठाया था। उसके बाद अगर बात करूं तो उदयपुर में बिठाया था। उसके बाद अगर बात करूं तो एक जयपुर में बिठाया था। और इसके बाद अगर बात करूं तो याद रखना मित्रों एक आपके कोटा में भी था। इसके अलावा दो और इम्पोर्टेंट बता देता हूं, एक भरतपुर में भी था। और इसके अलावा एक बात करूं तो सिरोही के अंदर भी था। अब पार्टिकुलरली तुम्हें कई जगह पर 4 ही पॉलिटिकल एजेंट बताए जाएंगे, मैं आपको 6 पॉलिटिकल एजेंट बता रहा हूं। अच्छे से देखना। अब जोधपुर में कौन बैठा, उदयपुर में कौन बैठा ये हम जानते हैं। तो जोधपुर के अंदर जो लॉरेंस ने पॉलिटिकल एजेंट बिठाया था उसका नाम था मेक मोशन। क्या नाम था? मेक मोशन। कंप्लीट। इसके बाद उदयपुर की बात करूं तो उदयपुर में जो बैठा था वो था मेजर शावर्स। और इसके बाद जयपुर की बात करूं तो कर्नल ईडन। कर्नल ईडन। और कोटा की बात करूं तो मेजर बर्टन। और भरतपुर की बात करूं तो मॉरिशन। और सिरोही की बात करूं तो जे.डी. हॉल। वेरी मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट। ये 4 तो लगभग आपको याद ही रहता है, इन 2 को अच्छे से याद रखना है। तो देखो अच्छे से राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई उससे रिलेटेड पहले हम बेसिक समझ रहे हैं कि अंग्रेजों ने राजस्थान के अंदर किस प्रकार शासन किया, उस शासन के तहत इन्होंने कहां कहां कैसे कैसे पॉलिटिकल एजेंट बिठा रखे थे उनके बारे में हम अभी बेसिक जानकारी ले रहे हैं। तो सबसे पहले बात करूं तो राजस्थान में जो अंग्रेजों का पद था सबसे बड़ा एजीजी वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस।
और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने राजस्थान की खूब सारी छावनियां यानी जो रियासतें थी उन रियासतों में अपने पॉलिटिकल एजेंट बिठा रखे थे, जिसमें जोधपुर का मैकमोसन, उदयपुर का मेजर सावर्स, जयपुर का कर्नल ईडन, कोटा का मेजर बर्टन और भरतपुर का मॉरिसन और सिरोही का जेडी हॉल। ये चीजें हो गई सॉरी, अब ये चीजें हो गई। इसके अलावा अब आगे और बेसिक के अंदर क्या पढ़ना है और क्या ध्यान रखना है वो चीज भी मैं तुम्हें बता देता हूं। अब तुम्हारे एक एग्जाम में पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय, अगला ही पेज ले लेता हूं, नया पेज। अब मैं बात करूंगा अंग्रेजों के मुख्यालय की, पॉइंट बना देता हूं, अंग्रेजों का मुख्यालय। तो अच्छे से देखना मित्रों, अंग्रेजों का मुख्यालय कहां था और यहां से भी तुम्हारे एग्जामों में किस प्रकार सवाल पूछेगा, अच्छे से ध्यान रखना। अब देखो मित्रों, इन अंग्रेजों का जो मुख्यालय अगर स्थायी पूछे, स्थायी मुख्यालय पूछे तो याद रखना स्थायी मुख्यालय हो जाएगा आपका अजमेर। क्या हो जाएगा? अजमेर। कंप्लीट। और एग्जामिनर अगर खतरनाक हुआ तो अगर उसने एक शब्द चेंज कर दिया तो उत्तर पूरा चेंज हो जाएगा। एग्जामिनर ने अगर पूछ लिया कि अंग्रेजों का 1857 की क्रांति के समय अस्थायी मुख्यालय कहाँ होता था, तो याद रखना मित्रों ये होता था आपका माउंट आबू। कहाँ होता था? माउंट आबू। और ये माउंट आबू जो आपका है सिरोही के अंदर है। अब यही सवाल पैदा हो रहा होगा कि सर जी ये स्थायी किया और अस्थायी किया, तो अच्छे से समझिए। स्थायी मुख्यालय अजमेर यानी अंग्रेजों के जो अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, बम व खजाना वगैरह जो भी होता था वो आपके अजमेर के अंदर होता था। इस कारण ये स्थायी मुख्यालय था। अब मित्रों ज्यों ही ग्रीष्म ऋतु आती, कौन सी ऋतु आती? ग्रीष्म ऋतु आती, तब अंग्रेजों को भयंकर स्थायी मुख्यालय में गर्मी लगती। इस कारण ये अंग्रेज क्या करते, राजस्थान के अंदर ऐसी जगह जाते ग्रीष्मकालीन के समय जहां पर इनको थोड़ी मतलब गर्मी नहीं लगती, थोड़ा वातावरण उनके लिए अनुकूल रहता। क्योंकि आपको पता अंग्रेजों का रंग गोरा होता है और गोरे लोगों को तो गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। अब बात करें मित्रों तो याद रखना जब ग्रीष्म ऋतु होती थी ग्रीष्म ऋतु मित्रों, तो इसी ग्रीष्म ऋतु के समय अंग्रेजों का जो मुख्यालय चला जाता, सिर्फ ग्रीष्मकालीन के समय वो माउंट आबू चला जाता। तो ये हमने बेसिक पढ़ा है। बेसिक में हमने क्या समझा वो भी मैं बता देता हूं। अब वापस पॉइंट लेता हूं जो रिपीट कर देते हैं। 1857 की क्रांति हमने यानी राजस्थान मॉडर्न हिस्ट्री का पहला कारण लिया, पहला टॉपिक लिया और पहले टॉपिक में 1857 की क्रांति टॉपिक स्टार्ट किया और हमने पहले ये समझा कि क्रांति क्यों हुई। कंप्लीट। तो क्रांति के सबसे पहले हमने कारण जाने। अब मैं इनको शॉर्ट हैंड यानी जो आप अपनी भाषा में नोट्स बोलते हो उन नोट्स को यानी एक अच्छे तरीके से लिखाता हूं कि 1857 की क्रांति में अभी तक हमने क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने कारण पढ़े और कारण में भी कितने कारण पढ़े। सबसे पहले सहायक संधि प्रणाली, अच्छे से ध्यान रखना, सहायक संधि प्रणाली जो लागू की थी वो लॉर्ड वेलेजली ने लागू की थी मित्रों।
लॉर्ड वेलेजली ने कंप्लीट। और कब लागू की थी? 1798 के अंदर। और सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने संधि की। पूरा लिख रहा हूं, कहाँ का था ये? हैदराबाद का। आगे बात करूं तो दूसरा कारण हमने पढ़ा था अधीनस्थ संधियां। अधीनस्थ संधियां, ये अधीनस्थ संधियां में राजपूताना की लगभग काफी रियासतों ने संधियां की। और राजपूताना की अगर पर्टिकुलरली बात करूं तो याद रखना 1817 में सबसे करौली के हरबख्श पाल सिंह ने की। हरबख्श पाल सिंह ने। और इसके बाद देखो, ये बेसिक में से तुम्हारे क्वेश्चंस पूछे हुए। मैंने 1857 की क्रांति प्रारंभ भी नहीं की, ये बेसिक का खेल है। कहा जाता है ना, एग्जाम कई टीचर्स ऐसा करते हैं कि ए से लेकर जेड तक पूरे विद्रोह पढ़ा दिए, और विद्रोह पढ़ाने के बाद एग्जामिनर ने क्या किया? बेसिक चीज पूछ ली, और स्टूडेंट बेचारे उसी बेसिक चीज को पढ़ते नहीं है और वो सवाल छूट जाता है। और याद रखना, कंपटीशन के अंदर हमने अगर एक सवाल गलत कर दिया या एक सवाल छोड़ दिया तो याद रखना हमने 5 साल और कंपटीशन को बढ़ा दिया है। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखें। तो 1817 में करौली के हरबख्श पाल सिंह ने, और उसके बाद सबसे बाद में जो संधि की थी लगभग 1823 के आसपास, वो था सिरोही का शिव सिंह। कौन था? सिरोही का शिव सिंह। और याद रखना, राजस्थान में सहायक संधि करने वाले राजा अलग होंगे और अधीनस्थ संधि करने वाले राजा भी अलग होंगे। इस बात को भी अच्छे से ध्यान रखें। उसके बाद आगे बढ़े तो कुछ राजनीतिक कारण थे, कुछ धार्मिक कारण भी थे, कुछ आर्थिक कारण भी थे। तो इनके अलावा जो मेन जो कारण ले रहा हूं वो मैं ले रहा हूं गोद निषेध नीति। कौन सी? गोद निषेध नीति। और ये जो नीति कंडक्ट की थी, इसके पहले मैं सभी नाम लिखा देता हूं। गोद निषेध नीति, व्यापगत नीति, और उसके बाद राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति कंप्लीट। और इसी का एक बार तुम्हारे एग्जामों में इंग्लिश नाम पूछा गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस। कंप्लीट। अच्छे से ध्यान रखना। अब इसी मतलब नीति का जो जनक था मित्रों, वो जनक कौन था? मैंने तुम्हें बताया भी था। इसका जो जनक था वो लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी था। और इसके तहत जो सबसे पहले भारत की रियासत की बात करें तो 17 रियासत जो महाराष्ट्र की थी वो किसकी अंग बनी? EIC की। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तुम्हें कहीं कहीं पर करौली भी मिलेगा और कहीं कहीं पर तुम्हें ब्यावर भी मिलेगा। वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, हमें दोनों चीज़ों को याद करना है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें और है उनसे रिलेटेड जो आज हमने अध्ययन किया, वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट बनता है तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण मैंने तुम्हें बताया था, गाय सूअर की चर्बी युक्त कारतूसों का, गाय सूअर की चर्बी युक्त कारतूसों का
प्रयोग करने से मना, प्रयोग करने से मना। आगे बढ़ते हैं। ये तत्कालीन कारण हुआ, बढ़िया नोट लगाकर आप पॉइंट को राइट ऑफ भी कर सकते हो। आगे बात करूं तो इसके पहले जो महत्वपूर्ण तथ्य बने, अच्छे से ध्यान रखना, महत्वपूर्ण तथ्य में क्या, 1857 के पहले कौन सी बंदूक का प्रयोग, ब्राउन बेस बंदूक का प्रयोग, और बाद में 1857 की क्रांति के समय कौन सी बंदूक लाई गई, एनफील्ड राइफल। कई बार तो तुम्हारे एग्जामों में इस बंदूक का नाम पूछ लेते हैं, एनफील्ड राइफल्स। और इसी एनफील्ड राइफल्स के जो कारतूस थे वो कारतूस किससे बने हुए थे, गाय और सूअर की चर्बी से। ये अफवाह फैल रखी थी हमारे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों में की चर्बी से। कंप्लीट। तो ये कुछ बेसिक और फैक्ट पॉइंट हुए 1857 की क्रांति से रिलेटेड। इसके अलावा हमने बाद में लिया आपके 1857 की क्रांति के समय भारत का जीजी यानी गवर्नर जनरल कौन था, तो ये था आपके लॉर्ड कैनिंग। और इसके बाद अगर बात करूं मित्रों, बात आएगी 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था, तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है एजीजी जो था आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कंप्लीट। इन बातों को अच्छे से ध्यान रखोगे। ये आपके बेसिक चीजें जो अभी हमने आज पढ़ी है इस क्लासेस में, जो हमने सीखी है। इसके बाद इसी एजीजी ने अपने जोधपुर, उदयपुर, कोटा, जयपुर, सिरोही और भरतपुर के अंदर अपने क्या बिठा रखे थे, पॉलिटिकल एजेंट जो हमने पीछे पढ़े। जोधपुर का जो था मैकमोशन था, उदयपुर का सावर्स था, कोटा का बर्टन था, जयपुर का कर्नल ईडन था, सिरोही का जेडी हॉल था और भरतपुर का मॉरिसन था। इसके अलावा हमने पढ़ा एक तो स्थायी मुख्यालय, स्थायी मुख्यालय, और एक हमने पढ़ा अस्थायी मुख्यालय। कंप्लीट। स्थायी मुख्यालय जो था मित्रों, मैंने तुम्हें बताया था वो हमारा अजमेर था। कंप्लीट। और अस्थायी मुख्यालय की अगर बात करें तो अस्थायी मुख्यालय मैंने तुम्हें बताया था मित्रों कि ये गर्मियों के समय, ग्रीष्म ऋतु के समय अंग्रेज जो पॉलिटिकल एजेंट जो होते थे ये आपके कहाँ चले जाते थे, माउंट आबू चले जाते थे। तो ये हमने 1857 की क्रांति के पहले बेसिक पढ़ा और बेसिक को अच्छे से समझा। तो आई होप, आशा करता हूं कि 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो हमने बेसिक पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो हमारी अगली क्लास जो होगी वो हम 1857 की क्रांति के जो विद्रोह हुए, यानी जो अगली क्लास जो होगी वो 1857 की क्रांति के जो विद्रोह से रिलेटेड है वो होने वाली है। तो कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमें उसका बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। और बेसिक के अंदर कुछ पॉइंट जो अगली क्लासेस में है, और कुछ बेसिक पॉइंट बताऊंगा, कितनी छावनियाँ थी, कितनी छावनियों में से किसने भाग लिया, ये अगले टॉपिक पे चर्चा रहेगी। तो आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी और जुड़े रहे हमारी न्यू उड़ान क्लासेस टीम के साथ। हम आपके सामने ऐसे ही
हर एक टॉपिक को लेकर उपस्थित होते रहेंगे। और इन्हीं टॉपिकों का अगर आप विधिवत और क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे न्यू उड़ान क्लासेज के पेड कोर्स में जुड़िए। वहाँ पर तुम्हें विधिवत रूप से और विस्तृत रूप से हर टॉपिक के बारे में पढ़ाया जाएगा। मिलते हैं सेकंड क्लास 1857 की क्रांति में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रमुख विद्रोह। धन्यवाद।